मुल्क में सनातन धर्म के ताल्लुक से एक चर्चा चली है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टालिन के फर्जंद उदयनिधि स्टालिन ने एक बयान दिया कि हिंदू जो लफ्ज़ है वो एक बीमारी की तरह है। इस सिलसिले में बात करने के लिए हमारे साथ सियासी तजिया निगार अब्दुल रज़ाक साहब हैं। साहब बताएं, कहीं ना कहीं किसी एक धर्म को गाली देना या उसको बुरा भला कहना, उसमें एक सियासत भी हो सकती है, और कितनी गलत बात है किसी मज़हब पर टारगेट करना। सनातन धर्म अबॉलिशन प्रोग्राम बोल के एक कॉन्फ्रेंस रखे थे इन लोगों। कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उदयनिधि स्टालिन ने बात करी वो कोई मज़हब के ख़िलाफ़ बात नहीं है। मज़हब में जो नाइंसाफ़ी है उसके बारे में उन्होंने बात करी। उन्होंने ये कहा कि हमारे मज़हब में कुछ ऐसा है कि चंद लोग मंदिर के अंदर तक आ सकते हैं, चंद लोगों को मंदिर के अंदर भी आना जायज़ नहीं है। तो इन बातों को उठाकर इन्होंने कहा कि ये चीज़ एक बीमारी की तरह है, इसको निकाल कर ख़त्म करना ज़रूरी है। लेकिन सियासी ताल्लुक़ से आज बीजेपी इसको अपने सियासी फ़ायदे के लिए गलत तरीके से पेश करके इसको ये करें। इसके बारे में एक कंप्लेंट लॉन्च भी किया गया है अमित मालविया के ख़िलाफ़, जिन्होंने कहा कि हिंदुओं को ख़त्म करने की बात इन्होंने करी। ये ना हिंदू को ख़त्म करने की बात करे, ना हिंदू धर्म के बारे में बात करे। हकीकत ये है कि उदयनिधि स्टालिन की माँ जो दुर्गा स्टालिन है वो ख़ुद एक हिंदू हैं। आज भी इनके वालिद जो चीफ मिनिस्टर हैं तमिलनाडु के, ये क्रिश्चियन है। माँ आज भी हिंदू है, आज भी मंदिर जाती है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उनकी बात में कोई भी गलती नहीं है। सब में बड़ी बात यह है कि देखिए, इस्लाम ने कहा लकुम दीनुकुम वलिय दीन, उनका दीन उनको प्यारा, हमारा दीन हमें प्यारा। मैं किसी मज़हब की तलक़ीन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इनके मज़हब में जो चीज़ें हैं, जैसे कि दलितों को मंदिर के अंदर नहीं लाया जाता। आज हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू जगन्नाथपुरी के मंदिर को जाती हैं तो उनको मंदिर के अंदर नहीं बुलाया जाता। वही जगह पर रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव मंदिर के अंदर तक जाकर भगवान की पूजा करते हैं। तो ये क्या है कि जो डिफरेंस है, जो नाइंसाफ़ी है कि खुदा के सामने सब लोग एक बराबर हैं, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। वो जो बात है ना, वो महमूद अयाज़ बंदे नवाज़, बिल्कुल। आपको ऐसा नहीं लगता कि इस इशू को 2024 के चुनाव के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? बिल्कुल, वही तो मैं कहना चाह रहा हूँ कि बीजेपी अपने सियासी फ़ायदे के लिए इस बात को मतलब भतंगड़ बनाकर इसको अलग तरीके से पेश कर रही है। उनकी बात में कोई गलती नहीं है। आज तक उनके ऊपर एक भी केस नहीं पड़ा है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस बात को कहा है कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है, ये जीने का एक तरीक़ा है। हिंदू धर्म की शुरुआत को डॉक्टर परमेश्वर भी पूछे कि इसकी ओरिजिन कहाँ है, हिंदू धर्म पैदा कहाँ से हुआ। मेरा भी सवाल है, हिंदू लफ्ज़ कहाँ से आया? कोई ऋग्वेदा में है, कोई भगवत गीता में है? बता दे कोई हिंदू मुझे। इनका जो हिंदू लफ्ज़ है, ये पारसी मुसलमान जो उस वक्त पर तिजारत के लिए हिंदुस्तान आ रहे थे, सिंध नदी के इस पार जीने वालों को हिंदू कहा जाता था। तो वहाँ से ये लोग अपने आप को हिंदू माने, वहाँ से ये लोग हिंदू को एक धर्म की कल्पना दिए, वरना तो हिंदू धर्म धर्म नहीं है। ये बात तो मोदी जी खुद कहे हैं, सदगुरु ने कहा है, मोहन भगवत ने कहा है, हर किसी ने कहा है कि हिंदू धर्म धर्म नहीं है, जीने का एक तरीक़ा है। तो आप देखे होंगे जिस तरह से नाम बदलने की एक कोशिश होती है बीजेपी की, नाम बदलते बदलते अब देश का नाम भी बदला जा रहा है, क्या कहेंगे आप? देश का नाम भारत भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसे अपहोल्ड किया गया है, भारत भी है। अगर आप जनगण मन पढ़ते हैं तो उसके अंदर भारत भाग्य विधाता है, तो भारत हमारे नेशनल एंथम में भी है। भारत अलग नहीं है, इंडिया अलग नहीं है। इंडस वैली से ब्रिटिश ने इंडिया नाम निकाला था, तो इंडिया नाम ब्रिटिश ने दिया था। लेकिन ये जो भारत नाम है, ये सदियों पुराना नाम है। ये सिर्फ कांग्रेस को चाहिए कि आज इस बात का भतंगड़ ना बनाए, क्योंकि भारत भी देखिए, इनकी खुद की एक कैप्शन है कि जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। तो भारत भी है, इंडिया भी है। तो कांग्रेस आज सवाल क्यों उठा रही है भारत के ऊपर? कोई नाम बदलने की एक ये नहीं है। बट ये तजवीज़ है कि इंडिया जो लफ्ज़ है उसको हटाया जाएगा पूरी जगह से। उनका कुछ लोगों का कहना है कि इंडिया जो नाम है वो गुलामी का प्रतीक है, क्योंकि अंग्रेज़ों ने दिया था, लेकिन हिंदू लफ्ज़ भी तो किसी और ने दिया है, क्या वो भी नाम बदला जा सकता है? नहीं, बिल्कुल ये लोग नाम नहीं बदलेंगे। ये सिर्फ सियासत के लिए इस्तेमाल करेंगे 24 के चुनाव से पहले। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन रिलेटेड एक स्टंट है, जो द्रौपदी मुर्मू जी ने G20 के जो डेलीगेट्स हैं उनके डिनर इनविटेशन के ऊपर रिपब्लिक ऑफ भारत करके लिखा गया, वरना तो हमारे पासपोर्ट्स में रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। हर जगह पर खेलो इंडिया, हर चीज़ जो मेक इन इंडिया जो इन लोगों ने शुरू किया, सब इंडिया के नाम से शुरू करके आज इलेक्शन के इतने करीब ये भारत की बात कर रहे हैं। अगर हकीकत में बीजेपी नाम बदलना चाहती तो पहले दिन से भारत बोल सकती थी। अच्छा, क्या कहेंगे पॉलिटिकल टीम इंडिया के ताल्लुक से, जो इंडिया जो एक फ्रंट बनाया गया है,
क्या लग रहा है आपके 2024 के चुनाव में इसका कुछ इम्पैक्ट होगा? देखिए, एनालिसिस ये है कि 402 सीट एमपी सीट्स अगर से ये इंडिया अलायंस मिल करके लड़ती है इलेक्शन, तो 402 सीट पर जीत हासिल करना आसान होगा। लेकिन प्रैक्टिकली अगर से बात करें तो ऑलरेडी इनके पास 303 एमपीज़ हैं, 90 सीट्स फेंस सिटर्स हैं, जैसे कि मायावती के 10 सीट हैं, फिर बीजू जनता दल के हैं, केसीआर कहाँ जाएंगे पता नहीं। ऐसे अलग अलग पार्टीज़ जो फेंस सिटर्स हैं, ये शायद एनडीए को भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से बीजेपी आज भी सेफ लग रही है। लेकिन इंडिया अलायंस सीरियसली अगर से वर्क किया, मतलब सब लोग मिल कर के एक तरफा होकर जिस तरीके से कर्नाटक के असेंबली इलेक्शंस के रिजल्ट्स आए, उस तरीके से अगर से काम हुआ तो 100% 402 सीट्स के ऊपर इंडिया अलायंस का जीतना आसान है। लेकिन मिल करके इलेक्शन जिस तरीके से कर्नाटक में हर मजहब वाला मिल करके एक तरफा बीजेपी का हटाने का काम किया, ये काम अगर होगा तो होगा। लेकिन इनके अंदर भी हर कोई एक प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट है, भले वो अरविंद केजरीवाल जी को लीजिए, भले आप ममता बनर्जी को लीजिए, भले आप नीतीश कुमार जी को लीजिए, राहुल गांधी जी को लीजिए, हर कोई प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है लास्ट तक भी ये अलायंस अगर से जुड़ करके एक साथ होकर पब्लिक को कॉन्फिडेंस देते हैं तो आवाम को इंडिया अलायंस को वोट करने में कोई ये नहीं अच्छा, है। राहुल गांधी की जो छवि है, जो उनका एक नाम है, वो कुछ बदला सा नज़र आता है, क्योंकि जब से भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने की है, उनके इमेज में काफ़ी इजाफा हुआ है, बदलाव आया है। तो क्या कहेंगे, क्या राहुल गांधी की जो लीडरशिप है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट देख रहे हैं आप? 100% देखिए, गली कूचे में आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने में चले जाइए, कांग्रेस का वोट शेयर बाकी है। कांग्रेस का वोट शेयर हर एक बूथ से है, कोई और पार्टी उतना वोट शेयर नहीं ला सकती। तो 100% राहुल गांधी जी की लीडरशिप में ही जा सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम एमपीज इंडिया अलायंस में उन्हीं के आते हैं। और सिर्फ छवि नहीं बदल रही है, देश के हर एक लोग से आप ग्राउंड लेवल पर बात करिए तो इन्फ्लेशन के ऊपर आज आदमी तंग आ चुका है। अब ये 200 रुपये सिलेंडर पर कम कर देना, ये कोई इलेक्शन गिमिक से कम नहीं है। तो पब्लिक जान रही है, करने वाले होते तो 5 साल पहले ही सिलेंडर के पैसे कम कर सकते थे। लेकिन इलेक्शन को करीब रखते हुए अब जो त्यौहार का टाइम है, अब यहाँ से जो दिवाली आएगी, दसरा आएगा, ये जो गणेश की चतुर्थी आएगी, तो इन टाइम से पहले जो ये 200 रुपये सिलेंडर पे कम किए हैं, ये सिर्फ सिलेंडर की बात है। वरना तो अब दाल चावल हर किसी का आप रेट देखिए, कुकिंग ऑयल, हर चीज़ आज महंगाई के ऊपर बीजेपी का साथ देने लोग तैयार नहीं है। वो ऑल्टरनेट ढूंढ रहे हैं, लेकिन स्ट्रांग लीडरशिप चाह रहे हैं। 100% राहुल गांधी जी का इस बार फिर चांस है। लेकिन जितना भी इंडिया अलायंस है, ऐसा अलायंस मिलजुल कर एकजुट होकर के काम करें। अब ये जो उदयनिधि स्टैलिन जी ने बात करी, इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, इससे धक्का हो सकता है। कई सारे हिंदू ऐसे हैं जो लोग शायद बीजेपी से हटकर कांग्रेस की तरफ आना चाह रहे हैं, लेकिन मजहबी बातें, मज़हब का एक मजाक उड़ा देना, उसे जाकर मलेरिया, डेंगू और कोरोना से कंपेयर कर देना एक मज़हब को, ये सब नाइंसाफ़ी वाली बात है। मतलब गैर ज़रूरी बात है, इसकी ज़रूरत नहीं है, बेबुनियाद है। क्या ज़रूरत है ऐसी बातें करने की? इन बातों से परहेज़ करके इलेक्शन तक अगर स्ट्रांगली चलेंगे तो इंशाल्लाह हो सकता है कि इस बार बीजेपी हार जाए और मोदी हार जाए। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल रज़ाक साहब। ये थे अब्दुल रज़ाक, सियासी तज्ज़िया निगार हैं, कई डिबेटों में इनका अमल दखल रहता है। इनका कहना है कि जिस तरह से मुल्क में नए नए चीज़ें हमें देखने को मिल रही हैं, जो बदलाव है, ये कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव के लिए है।